नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा प्रेप टुडे पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो क्या है? हमारा नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं ना कि बेस, नींव जो होती है, जो बेस है मैथमेटिक्स का, वो ये नंबर सिस्टम ही है। ठीक है। अब मैं आज क्योंकि आज पहला दिन है, कुछ एक बातें पहले ही क्लियर कर देता हूं। मैं हर बार आपका टाइम नहीं खराब करूंगा, सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आज की बात है। मैं शुरू के 2 या 4 मिनट आपके लूंगा और मैं आपको सारी बातें क्लियर कर देता हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। पहली चीज तो अपने ऐसे नहीं करेंगे कि मैं ये मैं वो। ठीक है। जो साफ स्पष्ट बात है कि अपने अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। करवाने को मैं तुम्हें पुराने आए हुए सवाल, एग्जाम में आए हुए सवाल 2 सेकंड में मैं भी करवा सकता हूं, तुम्हें कोई भी करवा सकता है। आए हुए सवाल कोई भी करवा सकता है। ठीक है। लेकिन जो नए सवाल आते हैं, वो सवाल कहां से करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ये 2 सेकंड 3 सेकंड वाला कंसेप्ट मेरे पास नहीं है। पहली बात, सबसे पहले मैं क्या करवाऊंगा तुम्हें? बेसिक। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता। तो पहला पार्ट हमारा हर चैप्टर का, ये इसका नहीं, हर चैप्टर का पहला पार्ट ये होगा कि बेसिक क्या है। बेसिक जो है एग्जाम के अंदर कभी भी नहीं पूछा जाता डायरेक्टली। मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा कि इवन नंबर क्या है। अब इवन नंबर तुम्हें पता ही है ना? तुम्हें पता है तुम्हें, लेकिन कुछ एक बातें हो सकता है कि तुम्हें ना पता हो या सभी बच्चों को ना पता हो। तो मैं बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर और हीरो तक लेके जाऊंगा तुम्हें। बात यह है कि मैं स्टार्ट हमेशा जीरो से करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैं पहले चैप्टर में पढ़ा, सॉरी नॉट चैप्टर, पहली पहली हर चैप्टर की पहली वीडियो में जो पढ़ाऊंगा, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल उस पर कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन जो सवाल बनेगा उसका बेस जो होगा वो वही होगा जो मैं आपको पहली पहली वीडियो में करवाऊंगा। तो पहली वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है ना? पहली वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आगे बात समझ में इतनी? ठीक है। तो ये होता है बेस। तो बेसिक क्यों जरूरी है? बेस, किसी चीज का बेस बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पहले बेस में क्या होता है? सिर्फ पार्किंग ही होती है, लेकिन उसके ऊपर आलिशान मकान होते हैं, है ना? वही चीज है कि पहली चीज, लेकिन अगर बेस नहीं होगा तो फिर कैसे बनेगा ऊपर वाले भी, है ना? तो बेसिक डायरेक्टली एग्जाम में काम नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ सवाल आते हैं, लेकिन उन सवालों के लिए, कुछ नए सवालों के लिए बेसिक बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका फिर हम पढ़ेंगे शॉर्ट। उस सवाल को छोटे से छोटे तरीके से कैसे किया जा सकता है। शॉर्ट के अंदर कुछ भी हम रटेंगे नहीं, एक दो चीजों को छोड़कर कुछ भी हम रटेंगे नहीं। ठीक है। जो चीज है वो है। ठीक है। तो हम उस बेसिक को ही शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट में सवाल करेंगे। एग्जाम में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? पहला पॉइंट कि बेसिक से हर सवाल बेसिक से करवाऊंगा। ठीक है। उसके बाद में उसको छोटा करके दिखाऊंगा। ये आपको समझाने के लिए होगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। दो चीजें होंगी, एक क्या समझने के लिए और एक क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। फालतू बात नहीं करेंगे कि मैं ये मैं वो। ठीक है। अपनी जो बात है, जो एग्जाम में आएगी उतनी ही बातें करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और अगर आप मेरा साथ देंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। लेकिन आप बेसिक से पढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं कि आज मैं तुम्हें कह दूं कि 4 क्वेश्चन 2 2 सेकंड में तुम ताली बजा दो, हाँ सर, ओह सर तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना? ऐसे नहीं। बेसिक और फिर हम उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहेगी। आई बात समझ में? तीसरी चीज, कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो शुरू में समझ में नहीं आती। ठीक है। तो शुरू के 1 से 2 मिनट कोई भी चीज मैं पढ़ाऊं, 1 से 2 मिनट आप पेशेंस रखिएगा। उसके बाद में आपको चीजें हैं वो समझ आना शुरू होंगी, और फिर अगर समझ में आना आ गई तो आप ध्यान रखना कि आपको कोई नहीं रोक सकता उस सवाल को करने से, चाहे नया सवाल है चाहे पुराना सवाल है। ठीक है। तो 1 से 2 मिनट का पेशेंस, उसके बाद में चीजें धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू होती है। ठीक है। एक बार दो बार जितनी बार पूछना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये तीन चीजें मैंने आपको क्लियर करनी थी, जो मैंने कर दी। अब अपने चलते हैं आगे कि हमारा नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है। देखो, नंबर, आज मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स का बेस ही क्या है? नंबर है। ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है। इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, आपने सुने भी होंगे, जैसे कि बाइनरी सिस्टम होता है। ठीक है। डेसिमल सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है। ये सब करवाऊंगा, ये सारी चीजें बताऊंगा। हो सकता है आपने ना सुनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, सारी की सारी चीजें। ठीक है। आपने हो सकता है कि बाइनरी डेसिमल कभी ना सुना और सुना भी हो, मैं बताऊंगा तुम्हें सारी चीज।
तो नंबर को एक रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, यानी कि नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया है, जो बेसिक है आपका। ठीक है, वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब देखिएगा, एक बात सुनिएगा, क्लासिफिकेशन का मेरा, हाँ एक चीज और, मैं जहां से भी आपको सवाल कराऊंगा मैं बताऊंगा, मेरी आदत नहीं है कि हाँ जी बस ये मैं कोई ये टेक्निक मेरी बनाई हुई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं जो पढ़ाऊंगा, आज जो पढ़ाने वाला हूं, 9th क्लास की एनसीईआरटी मेरा सोर्स है। ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी मेरा सोर्स है, इसके अलावा मैंने कहीं से नहीं देखा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन नंबर्स को क्लासिफाई करने का, वर्गीकृत करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, सब टीचर्स, किसी का गलत नहीं है, सब सही पढ़ाते हैं। मेरा जो है तरीका वो कहां से लिया है, मैंने 9th क्लास की एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हमने कि नंबर्स में क्या पढ़ना है आज हमें। देखिए, आपने सुना होगा कि एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, नंबर लाइन के बीच में क्या होता है, 0, फिर क्या होता है 1 2 3 4 5, और इस तरीके से ये बढ़ती 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 कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरीके से ये भी इधर इधर घटते घटते घटते, और ये भी कहां तक जाती है, माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो नंबर लाइन की स्टार्टिंग कहां से होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर फिर वो कहां तक आती है, 0 तक, और फिर आगे इधर बढ़ती चली जाती है, इधर राइट साइड में बढ़ती चली जाती है 1 2 3 4 5, और कहां तक जाती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक क्यों जाती है, हर नंबर के बाद एक नंबर आता है। ठीक है, हर नंबर के बाद, हर नंबर में आप एक जोड़ते जाओगे, आगे से आगे, आगे से आगे, अगले से अगला नंबर आता चला जाएगा, तो कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक। तो नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस का इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब अगर इस नंबर लाइन के ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर क्या किया जाए कि कहां से, अगर आप एक से लेकर, कहां से लेकर, एक से लेकर, और इधर के जो सारे नंबर होते हैं, यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक से लेकर 1 2 3 4 5 और कहां तक, इनफाइनाइट तक, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। स्टार्ट कहां से होती है, एक से। क्यों, इसलिए क्योंकि प्राकृत संख्या, नेचुरल, जो नेचर ने हमें दिया है 1 2 3 4, आपने सुना होगा कि 0 की खोज की गई थी आर्यभट्ट द्वारा। ठीक है, 0 क्या क्या था, 0 बाद में ढूंढा गया था। ठीक है, कभी सुना है कि 1 को ढूंढा गया, 2 को ढूंढा गया, 3 को ढूंढा गया, नहीं सुना ना। 0 की खोज की गई थी, लेकिन 1 2 3 4 की खोज नहीं की गई थी। तो क्या था, ये क्या है, हमें ये चीजें हमें प्रकृति ने दी है। तो जबकि 0 जो था वो बाद में खोजा गया था, तो अगर 0 को हटा दिया जाए, सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिए जाए, कहां से स्टार्ट होने वाले, 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 से स्टार्ट होकर और इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्योंकि हमें ये किसने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं। किसने दिए हैं, नेचर ने। आ गई बात समझ में, पहले 0 नहीं होता था, 0 की बाद में इंडिया के अंदर ही आर्यभट्ट ने खोज की थी। ठीक है, अब देखिए होल नंबर क्या होते हैं। अब अगर क्या किया जाए, इस नेचुरल नंबर के अंदर ये 0 को भी शामिल कर लिया जाए, इस नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुए, 1 से लेकर स्टार्ट हुए, अगर इन नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या कर दिया जाए, 0 को भी ऐड कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें सारी संख्याएं आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, सभी क्या है, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो अगर नेचुरल से लेकर, सॉरी, नेचुरल नंबर जो होता है उसमें अगर क्या कर दिया जाए, 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपके होल नंबर्स बन जाएंगे। यानी कि होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नेचर ने दिए, इसलिए ये प्राकृत संख्याएं स्टार्ट कहां से होती है, 1 से। अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को भी क्या किया है, बाद में इसकी इन्वेंशन की गई थी, अगर उसको भी इसमें मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, आपका होल नंबर बन जाएगा। अब अगर इसके साथ साथ ये पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले, और अब इन सभी को भी इसमें मिला दिया जाए, होल नंबर्स कहां से, 0 से लेकर 1 2 3 4 5, ये होल नंबर्स होते हैं।
अगर इन नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स को भी मिला दिया जाए, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पूरे पूरे नंबर हैं, माइनस इनफाइनाइट, -1 लाख, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, अगर इन सभी को यानी कि नेगेटिव नंबर्स को भी मिला दिया जाए, होल नंबर्स के अंदर क्या किया जाए, अगर नेगेटिव नंबर्स को भी मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर क्या हो जाएगा आपका, पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से और इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, एक बार फटाफट से रिपीट कर दूं। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपके होल नंबर्स बन जाएंगे। उसके बाद क्या है कि अगर होल नंबर यानी कि 0 से लेकर आगे की संख्याएं जो थी, इनके अंदर नंबर्स में अगर नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए जाएं तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा इंटीजर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, आई बात समझ में, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक, हिंदी में बोले तो पूर्णांक बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब नंबर लाइन पे जो जो आपको अभी दिख रहा है वो सारी चीजें क्लियर होंगी। 1 से लेकर प्राकृत 0 अगर ऐड कर दिया तो होल नंबर, और माइनस नंबर भी ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया आपका, इंटीजर्स हो गए। क्लियर है? अब देखो, लेकिन क्या नंबर लाइन पे इतने ही नंबर होते हैं? क्या नंबर लाइन पे इतने ही नंबर होते हैं क्या? आपका जवाब होगा सर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं एक लाइन बनाऊं, नंबर लाइन बनाऊं, ठीक है, ये आपने, चलो इससे बनाते हैं, रुको 1 मिनट। अगर मैं क्या करूं, एक नंबर लाइन को खींचूं यहां पे, ठीक है, तो ये नंबर लाइन में क्या होता है, ये 0 होता है, ये 1, ये 2, इस तरीके से इधर बढ़ता है, इधर -1, -2, -3। ठीक है, क्या इतने नंबर होते हैं? नहीं, इतने नंबर नहीं होते। इनके अलावा और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि कौन से नंबर, जो आपको दिख नहीं रहे, कौन से नहीं दिख रहे, इस 0 के बीच में 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, 0.12321 ये नंबर भी होगा, 0 इस तरीके से, है ना। यहां क्या होगा, 2 और 3 के बीच में 2.1 होगा, 2.13 होगा, 2.2 होगा, 2.4 होगा, है ना। तो यानी कि ये कुछ नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे क्या होता है, 0 और 1 के बीच में बहुत से नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, बहुत से नंबर होते हैं 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। यानी कि दो नंबर्स के बीच में भी क्या होते हैं, दो नंबर्स के बीच में भी क्या होते हैं, बहुत से नंबर होते हैं आगे। ठीक है, तो उनको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, रैशनल, इररेशनल, सारी चीजें मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अभी जो दिख रहा है सिर्फ उसी के बारे में बात कर लें एक बार, इनके बारे में अपने बात कर लेते हैं कि जो ये चीजें थी, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और ये जो थी आपको दिख रही हैं, इनको आगे क्या किया जाता है, फर्दर डिवाइड किया गया। ठीक है, इनको आगे क्या किया गया है, फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्दर डिवाइड करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर इन सबको मिला दिया जाए, नेचुरल्स, होल नंबर, इंटीजर्स, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर होते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर उनको मिला दिया जाए, अगर उनको मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाते हैं, सारे के सारे, ये सारे के सारे कहलाते हैं रियल नंबर। नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर हैं, 1, 2, 3, -1, -1 लाख, -2 लाख, माइनस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, सभी नंबर को, चाहे उसमें पॉइंट लगा है नहीं लगा, कुछ भी, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर अवेलेबल हैं, जितने भी टोटल नंबर सारे मिला दो, 1.5 2, जो जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे आपके रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं बोला जाता है इनको। ऐसे लिखते हैं क्या, ऐसे लिखते हैं ना, वास्तविक, इनको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, अगर नंबर लाइन के सभी नंबर्स को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ये वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो फिर ये अगर वास्तविक है तो दूसरी कौन सी होती है, दूसरे होते हैं बच्चे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होते हैं कौन से, काल्पनिक संख्या।
कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जो सिर्फ इमेजिन, यानी कि जिनको सिर्फ इमेजिन किया जाता है, जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है? इमेजिन किया जाता है, वो उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, वास्तव में वो ऐसा नंबर अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, एक्चुअल के अंदर वो नंबर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ऐसे कौन से नंबर होते हैं सर? हमने कभी देखे ही नहीं। ऐसे नंबर होते हैं बच्चे, कौन सा? माइनस के अंदर अगर कोई रूट है, रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर जो होता है वो क्या होता है? रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर जो होता है वो होता है क्या? आपका इमेजिनरी नंबर। जैसे कि -1, जैसे कि -2 का, सॉरी -1 का रूट, -2 का रूट, -3 का रूट, -4 का रूट। ठीक है, तो ये रूट के अंदर जितने माइनस नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो नेगेटिव जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर करोगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अगर आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये 4, और ये क्या हो गया? ये भी 4। तो चाहे 2 का स्क्वायर कर लो, चाहे माइनस का स्क्वायर कर लो, करने का क्या हमेशा ये यही बनता है। क्या बनता है? 4 बनता है, प्लस का। यानी कि ऐसे जो रूट होते हैं, जिनका नेगेटिव नंबर्स के जो रूट होते हैं, उनका क्या है कि कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, वो एक्चुअल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक नंबर है, सिर्फ इमेजिन, हमारी इमेजिनेशन है ये। ठीक है, इसके अंदर हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो -1 होता है, इस -1 के रूट को क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। ठीक है, आयोटा बोलते हैं। जैसे -3 का रूट है, तो क्या -3 के रूट को ये है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? -1 का रूट इंटू रूट में 3 लिख सकता हूं ना? मैं लिख सकता हूं। ठीक है, -1 इंटू 3। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? इसका मैंने क्या बताया? आयोटा होता है ये। क्या हो गया? आयोटा हो गया। तो ये क्या बन गया? ये हो गया √3 आयोटा। क्या बन गया? ये √3 आयोटा बन गया। इतनी बात समझ में आ गई आपके? इतनी बात क्लियर होगी ना? क्या कि -3 अगर है तो ये क्या है? -3 आयोटा। तो क्या है? -1 के रूट को क्या बोलते हैं? आयोटा। आपके किसी काम की नहीं चीजें हैं, मैं बता दिया आपको। तो क्या हो गया? रियल नंबर समझ में आई? नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, और नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं? आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलें फिर आगे। तो अपने आगे चलते हैं। तो अगर अब रियल नंबर और आपको समझ में आ गई इमेजिनरी नंबर, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों का अगर ग्रुप बना दिया जाए, तो ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सम्मिश्रित संख्याएं, सम्मिश्रित संख्या। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सम्मिश्रित संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू हो गया होगा आपको, मैं बता देता हूं क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में सम्मिश्रित संख्याएं, इसके अंदर दो आती है, एक तो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं, एक क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। ओके, उसके बाद में रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर है वो रियल नंबर है, और जो नंबर लाइन पे नहीं है, यानी कि माइनस, या मैं ये कहूं अगर कि रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये इमेजिनरी होता है आपका। तो दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर क्या जो नंबर लाइन पे आते हैं, इमेजिनरी नंबर जो क्या होते हैं? जिनका रूट ऑफ एनी जो क्या है नेगेटिव नंबर होता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, रियल नंबर को फिर मैंने आपको बताया नंबर लाइन के ऊपर। अब नंबर लाइन के ऊपर थे अपने, और नंबर लाइन के ऊपर अपने तीन बातें कर चुके थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स।
ठीक है, एक से लेकर स्टार्ट होती है नेचुरल, फिर जीरो अगर मिला दिया जाए होल नंबर, और अगर उसमें क्या है नेगेटिव नंबर भी मिला दिए जाए तो वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताता हूं आगे, आगे की बातें करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, अब मैंने आपको बताया कि एक नंबर लाइन के ऊपर नंबर बताए, पॉइंट्स वाले बाद में करेंगे, ठीक है, डेसिमल वाले नंबर बाद में करेंगे, एक बार जो नंबर पूरे पूरे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब उन नंबर को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर नंबर होते हैं, तो नंबर लाइन में मैंने क्या बताया आपको कि कुछ एक नेचुरल नंबर बताए, मैंने आपको क्या बताया, नेचुरल नंबर बताए मैंने आपको, या आपने यहां लिखते हैं, रुको, मैंने क्या बताया आपको, नेचुरल नंबर बताए। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं क्या थी, 1 2 3 4, ये सारी की सारी क्या थी, नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है, इन नेचुरल नंबर को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, इन नेचुरल नंबर को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, किसमें, एक होते हैं प्राइम नंबर और एक होते हैं कॉम्पोजिट नंबर, एक होते हैं प्राइम नंबर, एक होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, कॉम्पोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। प्राइम का मतलब अभाज्य संख्याएं, और उसके बाद में क्या होता है, कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। अब ये क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में, दो बताई मैंने, प्राइम और कॉम्पोजिट, तो पहले इनके बारे में बात कर लें। तो प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखो, प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आप सभी को जो पता है वो मैं ये नहीं कह रहा, सबकी बात कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये बात पता होती है क्या, कि जिसमें दो का डिवाइड नहीं जाता, ये गलत है, मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात बता रहा हूं कि बच्चों को क्या पता होता है, इसमें दो का डिवाइड नहीं जाता, जो का डिवाइड नहीं होता, वो पता है बच्चों को क्या होती है कि प्राइम नंबर होती है, जिसमें दो का भाग नहीं जाए वो क्या होती है, प्राइम नंबर होती है। ठीक है, तो मैं एक में दो का भाग दूं, क्या एक में दो का भाग जाता है क्या, एक में दो का भाग नहीं जाता ना, एक में दो का डिवाइड तो नहीं होगा, तो क्या एक आपके हिसाब से एक क्या है, प्राइम नंबर है, आपके हिसाब से एक क्या है, आपके हिसाब से एक प्राइम नंबर है ना, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं होता, एक प्राइम नंबर नहीं होता। अब आती है बात क्यों, ये आपको पता है, अब मैं बताता हूं क्यों। देखो, प्राइम नंबर की डेफिनेशन गलत है दो के डिवाइड वाली, प्राइम नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है कि जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, ओनली टू, ओनली टू फैक्टर्स होने चाहिए। मैं ये नहीं बोला कि एटलीस्ट टू, ठीक है ना, ये फर्क समझना, केवल, और आप एटलीस्ट में फर्क समझना, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट में और इसमें फर्क समझना, एक होता है केवल और एक होता है कम से कम। दो का मतलब दो होने चाहिए, ना ही एक होगा ना ही तीन होगा, पूरे पूरे दो होंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली टू होने चाहिए, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स जो होते हैं जिसके, वो होता है प्राइम नंबर, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होने चाहिए, एक फैक्टर होगा तो भी नहीं चलेगा, दो फैक्टर होने चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, एग्जैक्टली। मैं ये इस वर्ड को काटता हूं कि इसकी बजाय मैं, सॉरी, इसकी बजाय मैं यहां ये लिखना पसंद करूंगा, एग्जैक्टली टू फैक्टर, इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं जिसके, वो क्या होता है, आपका प्राइम नंबर होता है। सर कैसे, अब देखिए कैसे, मैं बताता हूं कैसे। मैंने लिखा दो, इस दो के दो फैक्टर कौन से हैं, दो इंटू एक। मैंने लिखा पांच, इस पांच के दो फैक्टर कौन से हैं, पांच इंटू एक। मैंने लिखा नौ, नौ के फैक्टर कौन से हैं, नौ के फैक्टर हैं तीन इंटू एक। मैंने लिखा एक, एक के दो फैक्टर कौन से हैं, बच्चे कई बार क्या लिख देते हैं, एक इंटू एक,
तो ये तो सेम ही हो गया ना, सेम थोड़ी लेना है, सेम थोड़ी लेना है, सेम नहीं लेना बच्चे, क्या एक है तो एक ही लिखना है वहां पे, ठीक है। तो मैंने लिखा 2 इंटू 1, 5 के 2 फैक्टर हो गए, 5 इंटू 1, 9 के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। मैं और लिख देता हूं, 7 के कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर, ठीक है। 10 के कितने फैक्टर हो गए, 1 इंटू 2 इंटू 5। आई बात समझ में? पहली बात तो फैक्टर कैसे हो गए। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं क्या, कि ये जो है देखो इनकी एग्जैक्टली 2 हैं, 2 इंटू 1, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। 5 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, 7 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, तो 2, 5, 7 इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है ना, 2 प्राइम नंबर है कि नहीं, क्योंकि पहले 2 का भाग वाला पता था, अब 2 में 2 का भाग दोगे तो चला गया, 2 में 2 का भाग दिया चला गया ना, लेकिन 2 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। फिर आप रटोगे कि यार 2 में 2 का भाग जाता है, लेकिन वो प्राइम नंबर तो नहीं था, प्राइम नंबर है। रटना नहीं है, समझना है। तो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो गलत है, ठीक है। जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं वो क्या है आपके, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर अब आपको समझ में आएगी, क्या 1 के 2 फैक्टर हैं? 1 के कितने फैक्टर है बच्चे, ये बताओ मेरे को। आप कहोगे सर 1 का तो एक ही फैक्टर है, खुद 1, तो अगर 1 का एक ही फैक्टर है तो क्या 1 प्राइम नंबर होगा? तो 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, 1 के 2 फैक्टर नहीं है, 1 का एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इतनी बात समझ में आई क्या कि प्राइम नंबर क्या होता है? आ गई, ठीक है। अब मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, मैं प्राइम नंबर पे आगे फर्दर मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, एक बार मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की। तो एक ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा जो उसके होते हैं भाजक होते हैं, क्या मोर देन 2 फैक्टर्स, नॉट भाजक, मैं गलत शब्द बोल गया, भाजक नहीं, 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, गुणनखंड बोलते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हैं वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि मैंने यहां लिखा था 9, सो 9 क्या होना चाहिए, 9 के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। 10 के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। 9 और 10 और ये आगे भी नंबर्स 9 के, जैसे मैंने लिखा क्या, 1 इंटू 3 इंटू 3, मैंने लिखा 15, 1 इंटू 3 इंटू 5, मैंने लिखा 40, 1 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से, ठीक है। ये बात समझ में आई आपके, इनके 2 से ज्यादा, 2 या 2 से नहीं, 2 और मोर देन 2 नहीं, मोर देन 2, 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हैं वो आपका क्या है, वो आपका कंपोजिट नंबर है, आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ में आई, जिसके 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो भाज्य कंपोजिट नंबर है। तो फिर एक क्या है, तो फिर एक क्या है, एक बच्चे 1 जो है वो ना ही तो वो प्राइम नंबर है, और ना ही क्या है, ना ही तो प्राइम है, ना ही कंपोजिट है, ठीक है। ना ही तो वो अभाज्य है और ना ही वो भाज्य है, ठीक है। अभाज्य भी नहीं है, वो भाज्य भी नहीं है, वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, उसकी एक अलग एंटिटी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो अब मेरी बात तो समझ में आ रही है क्या आपको, कि नीदर क्या, कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। आवाज के बाद गलती मत करना, ठीक है। आगे बात समझ में। अब प्राइम नंबर को आगे फर्दर डिवाइड किया गया, प्राइम नंबर को आगे क्या किया गया है, फर्दर डिवाइड किया गया है। उसके 3 पार्ट बनाए गए हैं, कौन कौन से, एक तो ट्विन प्राइम, एक होता है रिलेटिव प्राइम, और एक होता है को प्राइम, ठीक है। क्या, ट्विन प्राइम, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर बताया मैंने, कंपोजिट बताया, प्राइम को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं कि प्राइम नंबर में आगे इसके पार्ट क्या हैं। आइए देखते हैं।
तो ट्विन प्राइम क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा। ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा। तो जुड़वा प्राइम मतलब जुड़वा नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होता है। देखिए, ट्विन प्राइम वो होता है जहां दो नंबर लगातार होते हैं। नंबर लगातार का मतलब ये देखो क्या, कि जैसे मैंने लिखा 2 3 5 7, ठीक है, उसके बाद क्या 11 13 17 19, इस तरीके से। तो ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम का मतलब होता है जब आपका एक पेयर बन रहा हो एक के गैप पे। एक के गैप के मतलब कि दो, ये देखो 3 फिर 4 को छोड़ के 5, 3 4 को छोड़ के 5, फिर देखो 7, सॉरी नहीं, नो 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 नो, देखिए फिर 5 और 7, इसमें भी क्या है, बीच में एक संख्या छोड़ दो, 6 को छोड़ दीजिए, 5 और 7, ठीक है। उसी तरीके से 11 और 13, उसी तरीके से 17 और 19, क्योंकि इनके बीच का गैप देखिए, एक का गैप आता है। 11 फिर 12 को छोड़ दिया, फिर 13 नंबर, ठीक है। 17 फिर 18 को छोड़ दिया, फिर 19, एक एक नंबर छोड़ के। यानी कि ट्विन प्राइम क्या होता है, जहां पर एक का गैप देके, एक का गैप देके दो लगातार क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 29 और 31। तो एक का गैप देके जब क्या होते हैं, तो लगातार प्राइम नंबर होते हैं। एक का गैप लगातार मीन्स कि क्या 29 फिर 30 को छोड़ा, फिर 31, ठीक है। तो एक को छोड़ के जो नंबर आते हैं उनको क्या बोलते हैं, इस पेयर को क्या बोलते हैं, इस पेयर को बोलते हैं ट्विन प्राइम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ट्विन प्राइम बोलते हैं। तो ट्विन प्राइम का मतलब समझ में आ गया, जुड़वा यानी कि एक को छोड़ के एक के गैप के ऊपर जो होता है वो आपका क्या होता है, ट्विन प्राइम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखो मैंने दो टाइप और बताई, वो दो टाइप रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, सापेक्षित अभाज्य और सह अभाज्य। अब देखना, मेरी बात को समझना है यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक होता है को प्राइम, फिर एक होता है क्या, रिलेटिवली प्राइम। अब मैं एक बात पहले बता दूं, खुद को समझदार दिखाना अलग चीज होती है, ठीक है ना। अब खुद को समझदार दिखाने के लिए आप इनको क्या कर सकते हो, अलग अलग कह सकते हो। को प्राइम अलग होता है और क्या है, रिलेटिवली प्राइम एक अलग नंबर है। लेकिन जब आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे और कहीं सर्च करोगे तो आपको अलग अलग विचार मिलेंगे, ठीक है। कहीं तो ये लिखा होगा कि को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम एक ही चीज के दो नाम है क्या, मैं बताता हूं, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि दोनों नाम एक ही चीज के हैं। कोई कहेगा को प्राइम अलग है और रिलेटिवली प्राइम अलग होता है, पर मेरे हिसाब से दोनों एक ही चीज है, ठीक है। को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, आपके एग्जाम में सवाल आया तो वो को प्राइम लिखा हो चाहे चाहे क्या लिखा हो, रिलेटिवली प्राइम लिखा हो, एक ही बात है वो। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि गलत या सही जो भी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सही हूं या क्या है कोई और गलत है। मेरे हिसाब से क्या है कि को प्राइम और क्या है, रिलेटिवली प्राइम एक ही चीज है। अब होता क्या है उसके ऊपर बात करते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि जब क्या होता है, क्या होता है, जब जब दो ऐसे नंबर हों, दो ऐसे नंबर हों जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, दो ऐसे नंबर हों जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको नंबर को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 3 और 5, इन 3 और 5 में कोई ऐसा नंबर है क्या जिसका दोनों में डिवाइड जाता हो, एक ऐसा नंबर कॉमन नंबर जिसका दोनों में डिवाइड, एक को नहीं लेना, एक एक का कोई महत्व नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। जिसका एक के अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसका दोनों में डिवाइड जाता हो, नहीं है, यानी कि ये क्या है, को प्राइम है। अब यहां तक तो बच्चे समझते हैं, क्योंकि 3 और 5 भी अलग अलग क्या है, 3 पर भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम है, दोनों अलग अलग अभाज्य संख्या है, और ये दोनों आपस में भी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। मैंने लिखा आपका डाउट दूर करने के लिए 9 और 16, यहां से आपको बात समझ में आएगी क्या, मैंने क्या लिखा 9 और 16। अब मेरे को बताओ, अलग अलग बताओ, क्या 9 एक प्राइम नंबर है क्या, क्या 9 एक अभाज्य संख्या है क्या, नहीं, 9 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 के अंदर किसका डिवाइड चला जाता है, 3 का डिवाइड चला जाता है। उसी तरीके से मैं अगर लिखूं यहाँ पे, मैंने लिखा 16, तो बताओ 16 एक प्राइम नंबर है क्या, नहीं, 16 भी क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, 16 भी क्या है, एक भाज्य संख्या। इसके अंदर भी किसका, 2 का, 4 का,
8 का इनका सबका भाग चला जाता है, ठीक है ना, इनका सबका भाग चला जाता है, सबसे ये डिविजिबल है, ठीक है। तो 9 अलग से देखोगे तो भाज्य है या कंपोजिट नंबर है, और 16 को अलग से देखोगे तो ये भी अलग से कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन 9 और 16 को एक पेयर में बना दूं मैं, और अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या कॉमन है, 9 और 16 के अंदर क्या कुछ ऐसा वर्ड, ऐसा एक ऐसी संख्या कोई कॉमन है क्या, ऐसा नंबर कॉमन है क्या दोनों में भाग चला जाए? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका 9 और 16 दोनों के अंदर भाग जाता हो, इसलिए इसको भी क्या कहा जाएगा, ये नंबर भी क्या है, ये नंबर भी को प्राइम कहलाते हैं या रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। बात आई समझ में? अलग अलग देखोगे तो प्राइम नंबर नहीं है ये, ठीक है ना, डाउट यही होता है बच्चे को। 3 और 5 को देखा, चलो ठीक है यार, 3 भी प्राइम नंबर था, 5 भी प्राइम नंबर था, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, को प्राइम हो गए, ठीक है, मान ली मैंने बात, सही बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, हाँ एक बात और, ये 3 और 5 ट्विन प्राइम भी है, ये ट्विन प्राइम भी है। अब आप ये मत कहना सर अभी तो आपने कहा था ट्विन प्राइम है, अब आप कह रहे हो को प्राइम। वो एक चीज की दो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती क्या? एक लड़का अगर देखने में स्मार्ट है तो वो इंटेलिजेंट भी तो हो सकता है, एक लड़की देखने में सुंदर है तो वो इंटेलिजेंट भी तो हो सकती है। तो एक चीज की दो क्वालिटी हो सकती है। तो 3 और 5 का क्या है, पेयर जो है वो ट्विन प्राइम भी है और को प्राइम नंबर भी है। 9 6 क्या है, 9 6 में क्या डाउट था कि सर ये 9 अलग से देखेंगे तो प्राइम नंबर नहीं है, 16 को अलग से देखेंगे प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या है, दोनों ये को प्राइम नंबर है, एक दूसरे के लिए को प्राइम है, यानी कि अगर इसका पेयर बात करें तो ये को प्राइम जो पेयर का क्या है ये इसको बोलेंगे। मैं लिखूं यहाँ पे 10 और 18, 10 और 18, ठीक है। क्या ये को प्राइम नंबर है क्या, बताओ? नहीं, क्यों? क्योंकि 10 और 18 में क्या कॉमन है, दो कॉमन है, दो का डिवाइड दोनों में चला जाएगा, दोनों में क्या चला जाएगा, 10 और 18 में दो का डिवाइड चला जाएगा, इसलिए क्या है कि ये एक को प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई, को प्राइम क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि दो अपने दो संख्याएं ले वो दोनों प्राइम नंबर हों। मैं एक लेता हूं, 16 और 11 लिया, चलो मैंने, ये क्या है, अब मैंने एक तो कंपोजिट नंबर लिया, यानी कि एक भाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या है, क्या ये को प्राइम है क्या? हाँ, ये भी को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि क्योंकि इन दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या है, ये को प्राइम क्यों है, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है कि जिसका HCF एक आता हो, लेकिन अभी कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा HCF क्या होता है, कुछ बच्चे होंगे, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा मैं कि HCF एक रहेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है वो आपका क्या है, वो आपके को प्राइम होते हैं या रिलेटिवली प्राइम होते हैं, ठीक है। अब आपका एक डाउट और दूर कर देता हूं मैं, जो आप कहीं और पढ़ो, कहीं और कोई और बंदा आपके दिमाग में डाले, मैं उससे पहले क्लियर कर देता हूं कि एक को प्राइम, अब आपको कहीं कहीं को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम भी अलग मिलेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अभी मैंने कहा कि 3 और 5, और एक मैंने एग्जांपल लिया 9 और 16 का, अभी लिया ना मैंने, तो 3 और 5 क्या बताया मैंने 3 और 5 को भी को प्राइम बताया और 9 और 16 को भी को प्राइम बताया, ठीक है। ये दोनों को प्राइम है, ये बात सही है कि दोनों को प्राइम है। अब मेरी बात सुनो, लेकिन कुछ जगह पे आपको क्या मिलता है, क्या मिलेगा कि को प्राइम वो होता है जिसमें दोनों के दोनों जो नंबर हैं, बोथ जो नंबर्स हैं, बोथ डिजिट्स या बोथ नंबर्स जो हैं, बोथ नंबर्स आर प्राइम, उसको लोग बोलते हैं को प्राइम। क्या कि जब दोनों के दोनों नंबर अगर क्या हैं, जैसे मैंने लिखा 7 और 11, कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, और साथ ही क्या है, साथ ये दोनों के दोनों क्या है, ये साथ में ही दोनों के दोनों ये प्राइम नंबर भी हैं, तो इनको क्या बोल दिया गया, को प्राइम बोल दिया गया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो ये भी को प्राइम है 9 और 16, लेकिन कुछ लोग इसको को प्राइम बोलने के बजाय क्या बोल देते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल देते हैं। क्यों, मैं रीजन बता देता हूं, क्योंकि इसके जो दोनों नंबर है ना 9 और 16, अगर उनको आप सेपरेटली देखोगे, 9 को अलग और 16 को अलग सेपरेट सेपरेट देखोगे, तो 9 क्या है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। इसी तरीके से 16 भी क्या है, एक
भाज्य संख्या और एक क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, इसलिए इसको रिलेटिवली प्राइम बोल देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही चीज है, क्या, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम एक ही है। आपने क्या देखना है सिर्फ कि दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब वो को प्राइम बोल दो चाहे रिलेटिवली प्राइम बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है ना। और अगर बोथ द नंबर, अगर आपको ज्यादा ही ज्ञान चाहिए या आप कहीं जाके कंफ्यूज हो जाओ किसी टीचर से या कोई लोकल टीचर से सुन के, मैं बता देता हूं कि बोथ नंबर्स आर अगर प्राइम है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, और तो क्या है वो को प्राइम बोल देते हैं, और उसको क्या बोल देते हैं, रिलेटिवली प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। अब बात समझ में आ गई कि प्राइम नंबर मैंने क्या बताया, अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बता दिया। ठीक है, मैं अभी तक क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जो नेचुरल्स नंबर होते हैं उनको मैंने आगे फर्दर डिवाइड किया था। नेचुरल्स नंबर को किसमें, प्राइम नंबर बताए मैंने आपको, अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर बताए मैंने आपको, भाज्य संख्याएं। प्राइम को मैंने आगे फिर क्या किया, मैंने डिवाइड किया, ट्विन प्राइम, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, प्राइम के अंदर आगे फर्दर जो उसके पार्ट है उसका मैंने सब कुछ आपको, सारा मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं आगे। अब देखो क्या है कि अब कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे छोटा लीस्ट कॉमन नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, लीस्ट प्राइम नंबर 2 होगा, एक प्राइम नंबर नहीं है, एक ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, मैं बता चुका हूं क्यों, अगर बार बार बताऊंगा क्लास लंबी हो जाएगी। लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। सिंगल इवन प्राइम नंबर, अब इतना तो पता होगा ना आपको, मैं बता देता हूं। इवन का मतलब सम संख्या, सिंगल का मतलब एकमात्र, और प्राइम का मतलब अभाज्य। ऐसी एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। अब सबको पता होता है, एसएससी की तैयारी करने में सम पता है, फिर मैं बताता हूँ सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग चला जाता है। ठीक है, सिंगल एकमात्र ऐसी संख्या जो अभाज्य है लेकिन साथ ही साथ सम भी है, यानी कि प्राइम भी है और क्या है, सम भी है, ऐसी पूरी दुनिया में एक ही संख्या है, वो संख्या है आपकी 2 नंबर, यानी कि 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, और 2 जो है वो सबसे छोटे के साथ साथ क्या है, वो एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य नंबर है, वो 2 है आपका। 2 के बड़ा, 2 से बड़ा जो भी आप नंबर लोगे वो सारे के सारे आपको ऑड नंबर मिलेंगे जो प्राइम होंगे, इवन नंबर ऐसा कोई नहीं होगा जो प्राइम हो। ठीक है, सारे के सारे ऑड नंबर मिलेंगे आपको। इवन नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 को अगर लोगे, 4 में 2 का भाग दोगे चला जाएगा, 6 लोगे 6 में 2 का भाग दोगे चला जाएगा, यानी कि हर संख्या में कोई भी इवन नंबर होगा, कोई भी सम संख्या होगी तो उसमें 2 का भाग, वो सम है ही क्यों, वो सम है ही इसलिए क्योंकि उसमें 2 का भाग जा रहा है, और जब किसी चीज का भाग ही चला गया तो प्राइम नंबर। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो, 2 क्यों था, 2 क्यों था, 2 प्राइम नंबर इसलिए था क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर थे, 1 और 2। ठीक है, अब इससे बड़ा अगर कोई भी सम संख्या लोगे तो उसका एक नंबर और वो संख्या खुद वो तो होंगे ही होंगे, साथ में उनका एक फैक्टर 2 भी होगा। ठीक है, मैंने लिखा जैसे कि मैंने लिखा 24, तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू ये हो गया। ठीक है, मैंने 6 लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इन संख्याओं में क्या होगा कि 2 तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो जितनी भी संख्याएं लोगे उन सम संख्याएं 2 से बड़ी जितनी भी लोगे उसमें एक तो 1 होगा, एक कोई नंबर होगा और उसमें 2 होगा ही होगा, यानी कि उसके 3 फैक्टर होंगे, कम से कम 3 फैक्टर होंगे। 2 से बड़ी आप कोई भी इवन नंबर ले लेना, उसमें 3 फैक्टर होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर 3 होंगे, आप खुद समझदार हो, अगर 3 होंगे तो वो एक क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। ठीक है, तो सबसे छोटा, अब मैं क्या बता रहा था, लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा 2 है। इवन प्राइम नंबर कौन सा है, एक ही है पूरी दुनिया में, इवन प्राइम नंबर कौन सा है, वो भी क्या है, 2 है। ठीक है, और 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 15। 51 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 10। इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक
कितने प्राइम नंबर हैं टोटल? 25। 1 से 50 पूछ ले, 15 कोई नहीं पूछने वाला, अब वो दिन गए, ठीक है ना। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, और अगर टोटल पूछ ले 1 से 100 तक तो कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर आर देयर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके? उसके बाद में क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4, यानी कि भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक ना ही तो भाज्य है ना ही अभाज्य, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटी संख्या जो कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो क्या है आपकी? 4 है। ठीक है, लीस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अच्छा, लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है? लीस्ट ऑड, विषम संख्या, सबसे छोटी, ऐसा आएगा ना, लीस्ट ऑड कंपोजिट, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है जो कंपोजिट नंबर है? वो आपका है 9। मैंने लिखा 5, 6, 7, 8, 9। तो 5 है क्या? 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 भी क्या है? प्राइम नंबर। 9 में 9 का क्या करोगे? 1 × 3 × 3, देखो कितने फैक्टर बन रहे हैं इसके? 3। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है जो वो क्या है? ऑड है, वो कौन सा है? वो 9 है। सबसे छोटा कौन सा है? 4। और सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है? जो क्या है? वो 9 है। तो ये कुछ एक फैक्ट्स थे जो ऑड और इवन के, सॉरी, जो आपके प्राइम नंबर के ऊपर बेस्ड थे, प्राइम या कंपोजिट के ऊपर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अब आगे चलें थोड़ा सा। अब देखो, अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं वापस वहीं आता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे, मैंने कॉम्प्लेक्स बताया था, फिर रियल और इमेजनरी बताया, फिर मैंने बताया रियल के अंदर क्या होते हैं। रियल के अंदर जितने भी नंबर लाइन पे जो नंबर आते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, चाहे वो नेचुरल्स हैं, चाहे वो होल नंबर हैं, चाहे इंटीजर्स हैं, और चाहे वो पॉइंट्स में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, -1 पॉइंट, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर के अंदर मैंने आपको क्या बता दिया कि नेचुरल नंबर, आगे मैंने फर्दर उसको बांट दिया था। ठीक है, आई बात समझ में? अब एक फर्दर हमने एक चीज और पढ़ते हैं, अपने इंटीजर को उठाते हैं। ठीक है, और इंटीजर की बात करते हैं। करें बात, ये रहा। तो इंटीजर की अगर बात करें तो इंटीजर को भी मैं आगे फर्दर 2 पार्ट्स में, इंटीजर क्या होता है पहले तो ये बताओ। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते थे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते थे, प्राकृत संख्याएं 1 से, पूर्ण संख्याएं 0 से, और इंटीजर होते हैं जो पूरे पूरे अंक होते हैं, यानी कि नंबर लाइन पे पूरे पूरे जो अंक होते हैं, पॉइंट्स में नहीं, बस पॉइंट नहीं होने चाहिए, बाकी पूरे पूरे जो हैं -1, -2, -3, -4, इस तरीके से ये सारे सारे जो नंबर क्या है वो क्या है? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को भी आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अपने, किसमें? 2 पार्ट्स में, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन सम संख्याएं, ऑड क्या होता है? विषम संख्याएं होती है। ठीक है, इवन नंबर सम संख्याएं, सम संख्याओं में देखो मैंने लिखी कुछ एक संख्याएं, लिखता हूं मैं। देखिएगा, सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन क्रिएट करी। ठीक है, एक नंबर लाइन बनाई मैंने। उसके बाद मैं आपसे बताता हूं कि मैंने इस पर कुछ एक नंबर लिख दिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, और माइनस इन्फाइनाइट तक चलेंगे इधर, और इधर प्लस इन्फाइनाइट तक चलेंगे। ठीक है, कोई अंत नहीं है इनका। तो अब एक बात सुनो मेरी, क्या है? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि अब इसमें इवन और ऑड कौन से होते हैं? तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाएं, या मैं अगर हिंदी में लिखूं इसको, पहले हिंदी में लिख देता हूं, जिनमें 2 का भाग चला जाए, इनमें 2 का भाग चला जाए, या मैं अगर ये लिखूं कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, जिसमें 2 का भाग चला जा रहा है, इसमें 2 का भाग चला जाए, वो क्या होता है? आपका इवन नंबर होता है। जैसे 4 के अंदर 2 का भाग 2 जा रहा है क्या? जा रहा है। -4 में 2 का भाग 2 जा रहा है क्या? यस सर, जा रहा है। 6 में 2 का भाग 2 जा रहा है क्या? 3 जा रहा है।
ठीक है, जिस जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा वो संख्या आपकी हमेशा क्या रहेगी, इवन नंबर रहेगा। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगली बात क्या है, देखो अगली बात ये है कि ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, नॉट डिविजिबल बाय 2, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो क्या है, वो ऑड नंबर्स हैं, वो विषम संख्याएं हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन अब दिक्कत आती है कि जीरो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो इवन है, ऑड है, कुछ नहीं है क्या, तो जीरो बच्चे एक इवन नंबर है, जीरो एक इवन नंबर है। जीरो एक इवन नंबर क्यों है, क्योंकि जीरो के अंदर अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे, जीरो में 2 का डिवाइड करेंगे जीरो आएगा, अगर जीरो में 2 का डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा ना, अगर जीरो में 2 का डिवाइड करोगे जीरो आंसर आएगा आपका, यानी कि भाग जा रहा है ना पूरा पूरा, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो यानी कि वो क्या है आपका, जीरो आपका इवन नंबर है, ठीक है, तो जीरो क्या है, जीरो आपका एक इवन नंबर है। इतनी बात क्लियर होगी आपके, आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो अब कुछ एक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, फैक्ट्स क्या पढ़ ले, ये बहुत काम आते हैं कभी आगे जाके, ठीक है, पता होते हैं सबको, लेकिन अगर एक बार मैं सिखा दूंगा थोड़ा तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, तुम्हें याद रहेगी वो चीजें, ठीक है, पता तुम्हें भी होंगी। फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स अगर ये है कि अगर सम और प्लस माइनस सम नंबर करोगे तो आंसर हमेशा सम ही आएगा। कहाँ दिमाग है मेरा मैं ये कहना चाह रहा था, सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इवन प्लस माइनस इवन नंबर करोगे तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा आंसर इवन नंबर आएगा। इवन प्लस माइनस इवन करोगे आंसर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। ऑड प्लस माइनस ऑड करोगे हमेशा आपका आंसर इवन नंबर आएगा। ऑड में से ऑड चाहे घटा दीजिए, ऑड में से ऑड चाहे जोड़ दीजिए, आंसर हमेशा आपका इवन नंबर आएगा। जैसे कि मैं बता देता हूं, अगर मैंने 4 प्लस 6 किया आंसर कितना आया 10, बताओ ये इवन है कि ऑड है, मैंने 4 प्लस 6 किया आंसर कितना आया 10, बताओ इवन है कि ऑड है, क्या है ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर है ना। उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद अगर मैंने ये किया कि 8 माइनस 6 किया तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा, 8 में से 6 के आंसर कितना आएगा 2 आएगा, यानी इवन में से इवन नंबर माइनस किया तो क्या आया, इवन ही आया। उसी तरीके से ऑड में ऑड जोड़ा, 7 प्लस 5 12, 7 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, विषम संख्या है दोनों, विषम में विषम जोड़ी तो क्या आया, सम संख्या आई। उसी तरीके से विषम में से विषम घटा दी तो भी क्या आएगी, सम संख्या ही आएगी। ठीक है, अब इवन प्लस माइनस अगर ऑड करोगे तो क्या आएगा, तो ऑड नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए 7 प्लस 6 किया कितना आया 13, 7 प्लस 6 किया कितना आया 13, तो 7 में 6 जोड़ दिए कितना आया 7, एक क्या है ऑड नंबर है, हाँ, और 6 क्या है एक इवन नंबर है, लेकिन आंसर कितना निकल कर आया 13, यानी कि एक ऑड नंबर आंसर निकल के आया आपका। उसी तरीके से 7 माइनस क्या कर दो, 7 माइनस 4 कर दो, आंसर कितना आया 3। 7 क्या था एक इवन सॉरी ऑड नंबर था, 4 क्या है एक इवन नंबर है, आंसर क्या निकल के आया ऑड नंबर निकल के आया। अगर इवन और ऑड दोनों को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे आंसर हमेशा क्या आएगा आपका ऑड नंबर आएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मैं इसी बेस पे तुम्हें ये बोलूं कि +2 और -2, +2 और -2 को आपस में क्या कर दिया जाए, आपस में ऐड कर दिया जाए तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि प्लस का 2 2 और प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 2 - 2 = 0। तो बताओ 2 - 2 = 0, तो बताओ इवन नंबर आया कि नहीं। मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर इवन में 2 क्या था इवन, -2 क्या था इवन, इवन में इवन जोड़ोगे या घटाओगे आंसर क्या आएगा हमेशा इवन नंबर आता है। 0 क्या है बच्चे, एक और चीज से ये चीज प्रूव होगी कि 0 क्या है एक इवन नंबर है।
ठीक है, तो 0 भी क्या है, एक तरीके का इवन नंबर है। ऑड और इवन की थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई, ऑड और इवन की भी चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है, मैंने प्राइम नंबर स्टार्ट किया था एक के बाद, नेचुरल नंबर को मैंने डिवाइड किया था, तो उससे पहले नहीं लेना आपने, लेकिन ये इंटीजर्स को मैंने फर्दर डिवाइड किया था। इंटीजर्स को आप ऑड और इवन में बांट सकते हो। इसके अलावा फर्दर भी आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फर्दर डिवीजन क्या है उसका कर सकते हो। कैसे, मैंने लिखा यहाँ पे इंटीजर्स, इंटीजर्स को आप फर्दर बांट सकते हो, क्या पता है आपको ये चीजें। ठीक है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इनको क्या है, इनको क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो हैं +1 के से आगे के नंबर हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, और ये माइनस वाले जो नंबर हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, या ये नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, 0 पे कोई कुछ नहीं होता, 0 एक न्यूट्रल नंबर है। 0 क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है, 0 का कोई चार्ज नहीं होता, ना माइनस है ना प्लस है, वो 0 0 है, उस पर कोई ना प्लस है ना माइनस, तो वो क्या है, एक न्यूट्रल है। ठीक है, इतनी मैंने आपको चीजें बताई, इतनी आपको समझ में आई होंगी, आ गई ना। ठीक है, अब आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो, ऑड इवन की बात समझ में आ गई, प्राइम समझ में आ गया तुम्हारे। ठीक है, और ये सारी चीजें तुम्हारे समझ में, मैं जहां तक मानता हूं समझ में आई होंगी, मैंने बहुत ही प्यार से समझाई है। अब देखो, अब बात करते हैं एक परफेक्ट नंबर की, संपूर्ण संख्या। अब ये मत देखना कि मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, क्योंकि हिंदी में मैं बताऊंगा ना, आप नोट्स बनाएंगे आप बढ़िया तरीके से। ठीक है, आप नोट्स में बनाएंगे परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, अगर मैं तुम्हें बोलूं, ठीक है, एक इंटीजर, any positive integer that is equal to the sum of its distinct proper factors, ठीक है, other than the number itself। मैं बताता हूं क्या है ये। सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या, 6। ठीक है, मैंने 6 लिखा। मैं आपसे ये पूछता हूं कि 6 में किसका किसका डिवाइड जाता है। 6 में किसका किसका डिवाइड जाता है। आप कहोगे सर 1 का डिवाइड जाता है, आप कहोगे सर 2 का डिवाइड जाता है, आप कहोगे सर 3 का डिवाइड जाता है, आप कहोगे सर 6 का डिवाइड जाता है। ये है ना, 1 2 3 और 6 का डिवाइड जाता है। ठीक है, अब अगर अपने क्या करें, 6 नंबर क्या था हमारा, 6, तो खुद 6 को छोड़ दो, नंबर को छोड़ दीजिए। ठीक है, फैक्टर्स अदर देन द नंबर इटसेल्फ, अगर उस नंबर को छोड़ दिया जाए जिसका डिवाइड जा रहा है, उस नंबर को छोड़ दो। ठीक है, जा रहा मीन्स कि अगर वो खुद नंबर है, यानी कि 6 में 6 का डिवाइड जाएगा, तो 6 को छोड़ दो, बाकी जितने भी नंबर्स होंगे इनका अगर सम इक्वल टू दैट नंबर है, इक्वल टू दैट नंबर अगर है, तो वो नंबर क्या होता है, एक परफेक्ट नंबर होता है, वो एक संपूर्ण संख्या होती है। शायद नहीं समझ आया आपके, मैं दोबारा एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। मैं लिखता हूं 28। 28 का क्या है, देखो 1 2 4 7 12 8 सॉरी 7 8 तो आएगा नहीं ना, सॉरी 1 2 4 सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ ठीक है सही कर रहा हूँ मैं, 12 और 28। और कोई नंबर रह गया क्या, और किसका डिवाइड जाना चाहिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ ये गलती हो रही है, मैं इसको बार बार 24 समझ रहा हूँ, सॉरी 7 14 सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बार बार इसको, मेरे दिमाग में 24 चल रहा है ना, 1 2 4 7 14 और 28। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि 28 के फैक्टर, ये फैक्टर है, इसको 28 को छोड़ दो। ठीक है, एक एक्चुअल में यहां लिखो तुम डिविजर्स लिखो, डिविजर्स। ठीक है, इसके डिविजर्स जो है, जिन जिन का भाग जाता है उसमें, ठीक है, भाजक जो है जितने भी इसके,
तो भाजक जितने भी हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी ना, तो भाजक इसके जितने भी हैं उन अगर भाजकों को ले लिया जाए, अगर उन डिविजर्स को ले लिया जाए सबको, अब 28 के ये सारे डिविजर्स हैं, अगर मैं 28 खुद को छोड़ दो, उस नंबर को खुद को छोड़ दो, अब देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28। तो बताओ ये सम जो है, ये जो सम आया ये नंबर के बराबर आया कि नहीं आया? हाँ, ये सम जो है वो नंबर के बराबर आया। इसका मतलब क्या समझते हो? अगर सम नंबर के बराबर आ रहा है, इट मीन्स क्या है, ये भी 28 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, 28 क्या है आपकी, सॉरी पूर्ण नहीं, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, संपूर्ण संख्या है। अब आप मुझे बताना ढूंढ के कि 3 डिजिट की, ये आपका काम है क्योंकि इस पे CDS में सवाल आया था कि 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन सा होता है। सारे नहीं होते। अब आप यहाँ एक बात और बता दूं, मैंने एक नंबर और ले लेता हूँ, मैं 24 लिखता हूँ यहाँ पे। 24 में डिवाइड जाता है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 12 का, और फिर 24 का, है ना। फिर शायद कुछ रह भी गया होगा तो मुझे पता नहीं। तो 24 को तो लेना ही नहीं है ना, 24 को अलग कर दो, क्योंकि 24 अगर नंबर है तो 24 में 24 का डिवाइड जाता है, तो 24 को अलग कर दो। अब देखो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8, 16 और 8 24, 24 और 12 30, एक मिनट रुकिए, 36। कितना आ गया? 36 आ गया ये। तो 36 मैंने क्या बताया कि 36 क्या 24 के बराबर है क्या? तो नहीं है ना, नहीं है, 36 24 के बराबर नहीं है। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि सारे नंबर ऐसे नहीं होते, ऐसे दो ही नंबर आगे बहुत सारे हैं, बड़े नंबर बहुत से होंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? वो 6 है, उसके बाद 28 आता है, और उसके बाद 3 डिजिट का आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा नंबर है। ठीक है, ओके। तो परफेक्ट नंबर समझ में आ गया। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या क्या होती है इंग्लिश में? एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इफ क्या है, अगर वो नंबर is equal to the sum of its distinct proper factors or divisors other than the number itself, अगर उस नंबर के अलावा, उस नंबर को उसके जितने भी भाजक हैं, कोई भी नंबर है उसके जितने भी भाजक हैं उसमें से उस खुद का नंबर को छोड़ दो, और बाकी का जो भाजक है उनका सम अगर क्या आता है, बराबर आता है उस नंबर के, तो वो नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है। वो नंबर संपूर्ण संख्या होती है। सबसे छोटा नंबर 6 है, उससे बड़ा 28 है, उससे बड़ा भी है, वो आप मुझे बताइएगा क्या है। ठीक है, आगे चलें। अब आती है बात रैशनल और इर्रेशनल। इससे पहले मैं तुम्हें एक बात पूछता हूँ, देखो वो बात क्या है, बताना मुझे। वो बात ये पूछता हूं मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, ये मैंने एक नया नंबर लाइन बना दी, और इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने कुछ एक चीजें बनाई। क्या? मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतने कुछ चीजें मैंने बना ली। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये मुझे आप एक बात बताइए कि क्या इतने ही नंबर होते हैं? ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर। ठीक है, या इनको क्या बोल देते हैं? नॉट रियल नंबर, मैं इनको ये बोलता हूं इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या है? अपने पूर्णांक हैं, जो आपको दिख रहे हैं वो पूर्णांक हैं। क्या इन इंटीजर्स के अलावा कोई नंबर और हैं क्या जो इस लाइन पे होंगे? आपका जवाब होगा यस सर। क्यों? क्योंकि इस 1 और 2 के बीच में पता नहीं कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे इसके बीच में। क्या होंगे इसके बीच में? इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.2 3 5 6 7 9, ये भी तो है 1.44444, कुछ भी लिख दो। ये लो, ये नंबर क्या है? ये नंबर भी तो इसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1 से तो बड़ा है, 2 से छोटा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको क्या, कि एक नंबर जो होते हैं, जब दो इंटीजर मतलब पूर्णांक, 1 और 2, जब दो नंबर होते हैं, उन दो नंबर के बीच में क्या होता है कि बहुत सारे डिजिट्स
बहुत सारे नंबर और भी होते हैं पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। तो क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर और भी होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने अगर किसी नंबर को ऐसे लिखा, क्या मैंने अगर किसी नंबर को पॉइंट्स में लिखा, तो उसको बोलते हैं, उस नंबर का क्या करना, डेसिमल एक्सपेंशन करना। क्या कहते हैं उसको, डेसिमल एक्सपेंशन करना, ठीक है, दशमलव। अब एक्सपेंशन का मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव के अंदर उसको बढ़ाना, पॉइंट्स के अंदर उसको बढ़ा देना, ठीक है। क्या कर देना, एक्सपांड कर देना, उसको बढ़ा देना, ठीक है। दशमलव विस्तार बोल सकते हैं शायद, दशमलव विस्तार। आप समझिए, हिंदी इंग्लिश की मन मत रहिए। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब, अगर आप किसी नंबर को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं या बांटते हैं, 1 से 2 के बीच में अगर आप नंबर देखने जाएंगे, बहुत से नंबर आपको मिलेंगे जो पॉइंट्स के अंदर होंगे। क्या होंगे, बहुत से नंबर होंगे जो आपके पॉइंट्स के अंदर होंगे। इसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन करना चीजों की। तो अब देखो, अगर आप किसी चीज को डेसिमल एक्सपांशन करते हो, किसी चीज का उसको एक्सपांड करते हो आप, तो एक्सपांड करने पर क्या होता है, एक्सपांड करने पर दो तरीके के नंबर आते हैं, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप करते हो, डेसिमल एक्सपेंशन आप करते हो अगर किसी नंबर का, तो उसमें दो तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं। पहली चीज जो निकलकर सामने आती है वो क्या है आपकी, वो ये होती है टर्मिनेटिंग, शांत। और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर, एक चीजें डेसिमल एक्सपेंशन जब आप करते हो, एक तो होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग में क्या है, देखो, टर्मिनेटिंग के अंदर मैं बताता हूं क्या, मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, 25 के अंदर 8 का डिवाइड किया, कर दूं क्या, 25 में 8 का डिवाइड कर दूं, 8 दिया 24, कितना आया, 1, 8 3 से 24, पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, कितना आया 2, पॉइंट का 0 उतारा, 8 दूनी 16, कितना आया 4, पॉइंट का 0, 8 5 जा 40, आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 0, रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। यानी कि रिमाइंडर 0 बच गया। अब आगे डिवाइड होगा क्या, आगे फर्दर डिवाइड होगा क्या, ये जब रिमाइंडर ही 0 आ गया तो आगे फर्दर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चे ये जो नंबर है ये यहाँ शांत हो गया, ये 5 पर आके शांत हो गया, ये खत्म, ये वहां रुक गया, ये वहां टर्मिनेट हो गया। ऐसों को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, क्या कीजिए आप, 27 ले लीजिए, 27 में 2 का डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, अरे यार 2 3 जा 6, 1 आया, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, खत्म। तो क्या, यानी कि ये शांत हो जा रही है, ये शांत का मतलब 5 पर आकर रुक गई, अब इससे आगे नहीं जाएगी, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ 0 आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इस तरीके से अगर आप नंबरों को बढ़ाएंगे कि जहां डेसिमल एक जगह पर जाकर रुक जाए, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत दशमलव बोलते हैं, शांत दशमलव, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, यानी कि एक जगह पर जाकर रुक जाता है। वहीं मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, एक मैं और एग्जांपल दूं, वो क्या दूं कि मैं 10 के अंदर 3 का भाग करूं, 3 3 जा 9, 1.0, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट का 0, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट का 0, कहीं भी कभी भी रुकेगी ये जाके, ये कभी नहीं रुकेगी, ये कभी भी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी, ठीक है, ये कभी भी नहीं रुकेगी। तो जब कोई चीज नहीं रुकती है, ये 3 3 3 3 3 3 चलता रहेगा, अगर ये चलता रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आपको 2 3 एग्जांपल मैंने लिए थे जो एनसीईआरटी के लिए थे, मैंने ना, मैंने एनसीईआरटी से एग्जांपल उठाए थे, देखो ये एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। 10 में 3 का डिवाइड किया, तो ये देखो इसने डॉट 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 चलता रहा है, 3.33333 चलता रहेगा ये,
ठीक है, उसी तरीके से आप क्या होगा, उसी तरीके से क्या करोगे आप, 7 में 8 का डिवाइड करोगे, कितना आएगा 0.875। 0.875 का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो, यहाँ 5 पे आगे रुक गया ये, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 0। आपने 1 में 7 का डिवाइड किया, 1 में 7 का डिवाइड किया, मैं तुम्हें और आगे इसका, चलो यहाँ तक है, मैं आगे करके दिखाता हूँ तुम्हें क्या है। देखो क्या करना है अपनों ने, 1 में अगर आप 7 का डिवाइड करेंगे तो आप एक चीज देखिएगा, एक चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो देखिएगा तुम, क्या है देखो, इसका आंसर कितना आया, 142857, 142857, फिर 142857, 142857, फिर 14 आगे, इसने 3 कर दिया लेकिन 3 नहीं है ये, 14 आगे भी ये चलता जाएगा इस तरीके से, 142857। इसने क्या किया कि इसको पूरा करने के लिए कैलकुलेटर में इतनी जगह थी तो इसने बढ़ा दिया। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए, इसके अंदर क्या आपका दशमलव शांत हो रहा है, क्या इसमें भी नहीं हो रहा, क्या इसमें आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा, ये क्या है, अशांत। तो देखो ये बढ़ता चला जाएगा, ये सेम एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या, ये 142857, 142857, 142857, समझ रहे हो, तो ये क्या होती है, ये अशांत होती है। इतनी बात समझ में आई क्या आपकी, शांत अशांत क्या होती है, समझ में आ गई, ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि शांत क्या होती है, जो एक जगह शांत हो जाती है, अशांत का मतलब जल्दी चली जाती है। ठीक है, आई बात समझ में, अब आपके बात समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, मैंने क्या बताया आपको, 2 चीजें बताई, एक टर्मिनेटिंग और एक मैंने बताई आपको नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखना मेरी बात, अब टर्मिनेटिंग तो एक जगह खत्म हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग चलती चली जाएगी। अब ये भी आगे 2 फर्दर पार्ट में डिवाइड होता है, जब कोई चीज के पॉइंट नहीं रुकते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या, एक तो कौन सी होती है जिसमें एक कोई पैटर्न फॉलो होता है, और एक में विदाउट पैटर्न, कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं होता, कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं होता, ये रुकेगी भी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुकेगी भी नहीं, ठीक है ना, ये कभी नहीं रुकेगी आपकी, और ये रुकेगी भी नहीं, और ये पैटर्न भी फॉलो नहीं करेगी। जैसे मैंने अभी क्या किया था, मैंने एक के अंदर 7 का डिवाइड किया था, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, पैटर्न फॉलो होने का मतलब 142857, 142857, 142857, जितना बड़ा मर्जी कैलकुलेटर उठा लेना, 142857, 142857, 142857 चलता चला जाएगा, ये एक पैटर्न फॉलो होता रहेगा, ये एक पैटर्न फॉलो होता रहेगा। ठीक है, मैंने 10 में 3 का डिवाइड किया, एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, पैटर्न मींस 3 3 3 3 3, यानी कि ये 3 3 3 बार बार क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, तो ये क्या हो रहा था, एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। लेकिन मैं एक नंबर लिख दूं, ऐसे ही नंबर लिख दूं मैं, ये लो 1.2341521401020, ऐसे करके ये लो, और आगे मैंने डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब क्या, बढ़ता चला जाएगा, ये कहां तक जाएगा मुझे भी नहीं पता, लिख सकता हूं ना मैं कोई भी नंबर, मेरी मर्जी, मैं मेरे मेरे हाथ में पेन है, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिवाइड ही करना है, मैंने एक सिर्फ बताया है कि आप एक डिवाइड करो, चाहे तो मत डिवाइड करो, चाहे आप अपने हाथ से लिख दो, ये मैंने मेरे हाथ से लिख दिया 1.23415, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ये इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं, एक जिनमें भी पैटर्न फॉलो होता है, एक जिनमें भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपकी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखना मेरी बात, अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैंने 2 बातें बताई, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मैंने पैटर्न फॉलो और विदाउट पैटर्न वाली बता दी। अब एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि एक तो कौन सी, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, और एक कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर अशांत दशमलव, ये 2 चीजें होती हैं।
और तीसरी चीज होती है नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर एक अशांत कौन सी होती है, इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है और एक क्या होती है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग जिनमें कोई पैटर्न फॉलो होता है, जिनमें कोई पैटर्न फॉलो होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से वाले, सिर्फ जिसमें पैटर्न फॉलो होता है। इन दो चीजों को आप ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हो या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। इनको आप P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो वेर Q इज नॉट इक्वल टू 0। मैं क्या कहना चाहता हूं समझना, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर कोई दो चीजों को डिवाइड करोगे ना, किन्हीं भी दो नंबर को डिवाइड करोगे, किन्हीं भी दो नंबर को डिवाइड करोगे, तो क्या होगा, या तो वो एक जगह पर आकर शांत हो जाएगा और या वो जरूर कोई पैटर्न फॉलो करेगा। या तो एक जगह पर आकर शांत हो जाएगा या वो कोई पैटर्न जरूर फॉलो करेगा। चाहे कोई भी नंबर का डिवाइड कर लेना आप, किसी में नंबर में, कितने ही बड़े से बड़े नंबर में, कितने ही छोटे छोटे नंबर का डिवाइड कर देना, वो जरूर एक पॉइंट पे, भले ही चाहे वो 1,00,000 डिजिट के बाद फॉलो करे, पर वो 1,00,000 डिजिट के बाद एक पैटर्न फॉलो जरूर करेगा वो। कब, जब आप दो नंबर को डिवाइड करोगे, कभी भी डिवाइड करोगे, या तो क्या होगा कि वो एक जगह पर आकर रुक जाएगा। जैसे कि कहां रुका था, ये देखो, ये डेसिमल एक्सपेंशन में इसलिए करवाया था कि ये जब मैंने डिवाइड करूंगा, मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास मैंने तीन अलग अलग नंबर लिए, तो क्या था, एक में तो शांत हो गया था 0.875 पे आके, जो रिमाइंडर था वो 0, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया 0.87 पे। उसके बाद में ये 3.33 चलता चला गया विद पैटर्न, ये भी चलता चला गया, इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो कभी भी आप डिवाइड करोगे पैटर्न फॉलो होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई पैटर्न फॉलो ना हो। तो पैटर्न फॉलो होगा, यानी कि अगर कोई पैटर्न या तो फॉलो हो रहा है या वो जो है आपका डेसिमल एक जगह पे आके शांत हो गया, उसको आप P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ना क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप जीरो का डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते आप। ठीक है, कुछ भी आंसर नहीं आएगा उससे। ठीक है, तो आप इसमें जीरो का डिवाइड नहीं कर सकते। तो P बाई क्यू की फॉर्म में अगर कोई नंबर है, इसका मतलब वो या तो टर्मिनेटिंग है या वो एक जगह पे जाके पैटर्न फॉलो करेगा। तो जिस नंबर को आप P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब मैं लिखाने को तुम्हें रैशनल नंबर लिख के उसकी अलग से डेफिनेशन लिखवा सकता था, है नहीं, किसी को भी 1 बाई क्यू नहीं लिखूंगा मैं, किसी भी नंबर जिसको आप P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इस रेशनल नंबर कहां से बना है, रेशनल नंबर बना है रेशियो से, रेशियो से बना है रेशनल, यानी कि जिसका कोई रेशियो होता है, जिसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और P बाई क्यू की फॉर्म में होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, या तो वो एक जगह पे टर्मिनेट हो जाएगा, या वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा तो वो चलता चला जाएगा, लेकिन एक पैटर्न को जरूर फॉलो करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहां से आता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहीं से आता नहीं, मैं लिख दिया, मेरी मर्जी से लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 1 5 6 0 1 2 0 1 3, ये लो, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये लो, मैंने आगे यहाँ डॉट डॉट लगा दी, आगे पता नहीं कहां तक जाएगा। ये किसी को डिवाइड करने से नहीं आया, ये मैंने मेरी मर्जी से, मैंने मेरे हाथ में पेन था, मैंने कुछ भी लिख दिया। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, जिनमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ऐसे इर्रेशनल नंबर, अभी ये कोई नंबर नहीं है, मतलब इर्रेशनल नंबर कहां से होता है, जो भी रूट वाले नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट या रूट लिखते हैं, रूट, ठीक है, या स्क्वायर रूट लिखते, चलो ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या इसको कुछ और लिखता हूँ मैं इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ, इसको मैं सिंपल करके समझाता हूँ तुम्हें, रुको। जैसे कि मैंने रूट में लिखा, ये रहा, दो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है क्या किसी चीज की, दो किसी का स्क्वायर है क्या,
जो नंबर 2 है ये किसी का स्क्वायर है क्या? ये किसी का स्क्वायर नहीं है। नंबर 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। क्या इसका रूट निकलेगा क्या? इसका रूट नहीं निकलता। और जब इसका रूट निकालने की कोशिश की जाओ करोगे आप कैलकुलेटर पे, आप एक चीज़ देखोगे, शायद इसमें कैलकुलेटर जो है उसमें मैं देखता हूँ कि ये है कि नहीं है, रूट है कि नहीं है ना, चेक करते हैं। ये रहा रूट, रूट 2। ये देखो ये नंबर आया। अब इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? देखो 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 1। यहाँ पे कैलकुलेटर खत्म हो गया, आगे भी चलेगा ये। कोई पैटर्न फॉलो हुआ क्या? कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि रूट में अगर कोई नंबर होता है, रूट में अगर कोई नंबर होता है वो आपका इर्रेशनल नंबर होता है। कब? जब उस नंबर का आप रूट नहीं निकाल सकते। यानी कि नहीं निकाल सकते का मतलब वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि एक ऐसा नंबर है जो किसी के स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं क्यूब भी ले सकते हो आप, तो किसी का नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो है यानी कि रूट में ऐसा नंबर। अब रूट अगर 4 लिखूंगा मैं, ये इर्रेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट 4 जो है वो प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 2 है। यानी कि अगर मैं प्लस के 2 की स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा, मैं माइनस के 2 की स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा। यानी कि 4 की अगर मैं रूट करूंगा तो आंसर या मेरा -2 आएगा या मेरा +2 आएगा, एक नंबर निकल कर आएगा। लेकिन अगर मैं 2 का रूट करूंगा, मैं 3 का रूट करूंगा, मैं 5 का रूट करूंगा, मैं 7 का रूट करूंगा, अगर मैं इस तरीके से रूट करूंगा तो कभी भी मेरा आंसर एक निकल कर नहीं, एक पूरा इंटीजर निकल कर नहीं आएगा, पॉइंट्स में आएगा। और पॉइंट्स भी कैसे होंगे? जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते होंगे, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते होंगे, मींस दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इसमें कोई रेशियो नहीं बनेगा, ठीक है ना, जिसमें कोई रेशियो नहीं बनेगा, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब एक बात यहां तुम्हें और बताता हूं, शायद ये बात तुम्हें नहीं पता होगी, तुमने अगर तैयारी भी करी है तो भी तुम्हें शायद ये चीज ना पता हो। उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि अगर एक सर्कल बनाऊं मैं, इतना तो सबको पता होगा ना, तो इसकी रेडियस जो होती है वो बराबर होती है, चाहे कोई भी रेडियस ले लो इसकी, है ना, बराबर होती है। एक सर्कल कैसे बनता है? एक पॉइंट लेते हैं अपने, एक पॉइंट बनाते हैं और यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन खींचते हैं और इस लाइन को घुमा दिया जाए तो एक उसका क्या है कि एक सर्कल बन जाता है। यही होता है ना, ठीक है। तो रेडियस सारी बराबर होती है, चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो, बराबर होती है ना। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता हूं, क्या कि मैंने क्या किया कि एक सर्कल, एक क्या किया मैंने, सॉरी, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इसकी एक साइड ये है 1, एक साइड ये है 1, एक साइड 1 है, एक साइड ये है 1। तो बताओ ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इसकी, ये वाली साइड कितनी आएगी? अगर आप पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ये है ना। ये इसका हाइट होगी, ये बेस होगी, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 2। या इसको अपन ये लिखें हाइपो की स्क्वायर, तो ये आ गया 2 बराबर हाइपो स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटाओगे तो h बराबर कितना आ गया? √2 आ गया। ये मैंने क्यों बताया अभी तुम्हें? अब तुम सोचोगे कि सर आप ये पढ़ाते पढ़ाते बीच में ये कहाँ से पढ़ाने लगे, है ना, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे आप, ये बीच में सर्कल कहाँ से ले आए? मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझना। ये रैशनल इररेशनल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं तुम्हें कहाँ से शुरुआत की थी? मैंने शुरुआत की थी कि मैंने तुम्हें एक बात बताई थी। क्या? मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि एक नंबर लाइन है, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं इसके ऊपर, और इनके बीच में एक नंबर होते हैं, उन नंबर्स को ही आप क्या कहते हैं? रैशनल और इररेशनल कहते हैं। ठीक है, उसी के अंदर से कुछ नंबर रैशनल निकल कर आते हैं, कुछ नंबर इररेशनल निकल कर आते हैं। ठीक है, रैशनल वाले क्या होते हैं? एक p/q यानी कि एक रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हो, इररेशनल को नहीं लिख सकते, √2 √3 √4 √5, है ना। ये मैंने आपको बताया था। अब एक बात सुनो मेरी, अब आप मुझे क्यों याद आया? मुझे एक बच्चे ने पूछा था, ये एनसीईआरटी में भी है, मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि सर
आपने बताया कि नंबर लाइन पे ये रैशनल नंबर भी होते हैं, इररेशनल भी होते हैं। आप मुझे ये बताओ कि ये जो √2 आपने बोल दिया कि इररेशनल नंबर है, लेकिन ये √2 नंबर लाइन पे आएगा कि नहीं, ये तो बताओ। इसका क्या भरोसा है कि ये √2 नंबर लाइन पे आए कि नहीं आए, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहां पे समझना मेरी बात। मैंने एक नंबर लाइन यहां बना दी है, लो, ठीक है। और मैंने इसको नाम दे दिया कुछ, इसमें मैंने पॉइंट डाल दिए 0 1 सॉरी 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात, मैंने यहां एक ट्रायंगल बना दिया। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया यहां पे। कहां, यहां पे, इस तरीके से। ये मैंने एक लाइन खींच दी यहां पे। ये लाइन कितनी है, 1 सेंटी, ये लाइन कितनी है 1 सेंटीमीटर की, ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर, और ये मैंने यहां पे ला दिया। तो बताओ, ये अगर 1 है, ये भी अगर 1 है, तो ये कितनी होगी, √2 होगी। ये अगर बेस 1 है और ये हाइट 1 है, तो ये वाला जो कर्ण है, हाइपो है, ये √2 होगा कि नहीं होगा, √2 होगा ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां एक काम करता हूं, इसको इस तरीके से बना देता हूं। अब मैं इस पे एक सर्कल बना देता हूं इस तरीके से। ये मेरी रेडियस ले लेता हूं मैं, रेडियस कितनी मेरी, √2। मैं रेडियस कितनी ले लेता हूं, रेडियस में √2 ले लेता हूं। ये मेरी रेडियस है, ठीक है, ये मेरी रेडियस है। और इसको मैं रेडियस मानते हुए एक सर्कल बना देता हूं। ये लो, मैंने एक सर्कल बना दिया यहाँ, ये लो बना दिया, ये उसका सेंटर था। अब एक बात बताओ, क्या ये वाली जो दूरी है, ये भी तो रेडियस है कि नहीं है, ये वाली रेडियस है कि नहीं है। अगर ये √2 है ये वाली, ये भी तो √2 होगी। क्या समझ में आए, क्या समझ में आया आपके, कि √2 जो है वो नंबर लाइन पे है कहीं ना कहीं। ये इस जगह पे 1 और 2 के बीच में कहीं √2 आता है, समझे। तो √2 भी एक रियल नंबर है, यानी कि इस नंबर लाइन के ऊपर है। लेकिन दिक्कत यह है कि √2 को जब आप आंसर निकालते हो तो वो पॉइंट्स में चला जाता है और वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, इसलिए √2 क्या बोल दिया जाता है, इररेशनल नंबर बोल दिया जाता है। आई बात समझ में। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो नंबर लाइन होती है, इसके ऊपर इनके बीच में बहुत सारे डेसिमल्स होते हैं। कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और एक पैटर्न फॉलो करते हैं, कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो पैटर्न भी फॉलो नहीं करते। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं, या जो टर्मिनेटिंग नहीं भी होते लेकिन एक पैटर्न फॉलो करते हैं, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, रैशनल कहा जाता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन पैटर्न भी फॉलो नहीं करते, ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, इररेशनल नंबर कहा जाता है। मैंने प्रूव भी कर दिया कि इररेशनल नंबर जो होते हैं वो रूट्स में होते हैं, और रूट्स वाले जो इररेशनल नंबर है वो यहाँ कहीं करते हैं, लाइन नंबर लाइन पे ही होंगे वो नंबर भी, उनके कहीं बीच में होंगे इनके। आइए बात समझ में, रैशनल इररेशनल सारा कुछ समझ में आ गया आपके। चले आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये लिख रखा है मैंने, ये रैशनल नंबर और ये इररेशनल नंबर। और हाँ एक बात और, इस नंबर लाइन के ऊपर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि असंख्य रैशनल नंबर होते हैं और असंख्य इररेशनल, है ना। इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, फाइनाइट का मतलब क्या है, क्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर को परिमेय और ये अपरिमेय संख्या है। तो असंख्य परिमेय संख्याएं और असंख्य ही अपरिमेय संख्याएं। आई बात समझ में। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा था आपको, क्या, कि द रैशनल नंबर आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब मैं इस पे आता हूँ, रुको। अब आप इतनी बात समझाएंगे रैशनल क्या होता है, इररेशनल क्या होता है। अब कुछ एक बातें पढ़ लें इनके बारे में। तो ये कह रहा है कि रैशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है, मैं हिंदी में बताता हूँ। रैशनल नंबर जो होते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं, वो परिमेय संख्याएं, उनमें सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 सब होल नंबर आ जाते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4, और इंटीजर्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर को क्या किया जा सकता है, रैशनल का मतलब है जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मैं तुम्हें कहूंगी नेचुरल नंबर, मैंने 2 ले लिया,
तो क्या 2 को 2/1 की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्या? क्या 2 को 2/1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या अपन? बताओ, लिख सकते हैं ना? एक मिनट रुकिएगा, है ना? 2 को 2/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है सर। तो लिखा जब जा सकता है, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब ये है कि लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। क्या -2 को -2/1 नहीं लिखा जा सकता क्या? तो किसी भी इंटीजर को, चाहे वो होल नंबर है चाहे नेचुरल इंटीजर में तो सारी आ गई ना, किसी भी इंटीजर को आप डिवाइड बाय 1 लगाकर p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, और जो p/q की फॉर्म में है वो रैशनल नंबर है। यानी कि मैंने क्या बताया कि हर एक इंटीजर, चाहे नेचुरल चाहे होल चाहे कुछ भी, नेगेटिव पॉजिटिव सारे, कोई भी अगर इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर है ही है हर हाल में। और देर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। दो नंबर के बीच में, चाहे वो रैशनल चाहे इररैशनल, उनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो रैशनल भी होते हैं इररैशनल भी। असंख्य इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, समझ में आई? अब तुम्हें कुछ एक फैक्ट्स बताता हूँ रैशनल और इररैशनल के। मैं अब यहाँ रैशनल परिमेय, इररैशनल अपरिमेय। तो अगर आप √2 प्लस √2 करोगे, √2 प्लस √2 करोगे, आंसर हमेशा क्या आएगा? 2√2। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 2√2। अगर आप √2 प्लस माइनस का √2 करो, अब एक बात सुन लो मेरी, वो मैंने कहा था ना इमेजनरी नंबर, वो -1 का ये होता है वो इमेजनरी नंबर, कि माइनस के कोई नंबर का रूट होता है वो इमेजनरी होता है। यहां मैंने ये नहीं लिखा, सुन लो पहले ध्यान से, यहां मैंने क्या लिखा है, यहां मैंने ये लिखा है माइनस का √2। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है ना। रैशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये रैशनल नंबर, तो अगर मैं एक रैशनल नंबर और दो रैशनल नंबर को ऐड करूं तो हमेशा आंसर इसका 2 प्लस माइनस √2 का आंसर कितना आया? 0। 0 क्या है? 0 क्या है? 0 एक रैशनल नंबर है। तो जब मैं दो इररैशनल नंबर यानी कि √2 प्लस √2, दो इररैशनल नंबर को अगर मैं जोड़ूं तो आंसर इररैशनल भी आ सकता है, और मैं अगर इनको जोड़ूं तो आंसर रैशनल नंबर भी आ सकता है। जब दो इररैशनल नंबर को जोड़ा या घटाया जाता है, घटाने का मतलब √2 माइनस √2 बराबर कितना? 0। 0 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। 0 रैशनल क्यों है? 0/2, ये लो 0/2 आंसर क्या आएगा? 0। 0/2 रैशनल हुआ कि नहीं हुआ? 0 रैशनल नंबर हुआ ना, 0 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो 0 रैशनल नंबर है एक। आई बात समझ में? तो अगर मैं दो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो इररैशनल नंबर को, दो इररैशनल, इररैशनल प्लस माइनस इररैशनल, दो इररैशनल नंबर को मैं जोड़ूं या मैं घटाऊं, आंसर मेरा क्या आ सकता है? रैशनल भी आ सकता है और इररैशनल भी आ सकता है। डिपेंड्स करता है वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहां जोड़ा था तो 2√2 आया, ये इररैशनल नंबर था, क्योंकि इसको अब ये √2 को खोलोगे तो क्या आएगा, है ना? और अगर मैं √2 प्लस माइनस का √2 करूंगा तो 0। तो यानी कि इररैशनल प्लस माइनस इररैशनल करोगे तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, आंसर इररैशनल भी। इस पे लोग ध्यान नहीं देते। ये समझो कि √2 प्लस माइनस का √2 करूंगा, दो इररैशनल, ये भी इररैशनल और ये माइनस का इररैशनल नंबर, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा? 0। यानी कि वो एक रैशनल नंबर है। इररैशनल प्लस माइनस इररैशनल करूंगा, आंसर मेरा रैशनल भी आ सकता है, आंसर मेरा इररैशनल भी आ सकता है। इररैशनल इनटू इररैशनल करूं तो क्या होगा? तो भी आंसर मेरा रैशनल भी आ सकता है और इररैशनल भी आ सकता है। कैसे? √2 एक अपरिमेय संख्या है, इररैशनल नंबर है, इनटू √2, ये √2 भी क्या है? एक, ये √2 भी क्या है? एक इररैशनल नंबर है। अगर मैं इसको √2 इंटू √2 करूं, आंसर क्या आएगा मेरा? 2, जो कि एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? परिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा क्या हो सकता है?
परिमेय हो सकता है। मैंने किया √2 इंटू √3, अब क्या आया, अब आया √6। √2 इंटू √3 क्या आया, √6 आया। √6 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। √2 भी इर्रेशनल, √3 भी इर्रेशनल और √6 भी इर्रेशनल। तो मैंने इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल किया, यानी कि मैंने अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करवाया। तो आंसर क्या है मेरा, एक अपरिमेय भी आ सकता था और परिमेय भी आ सकता था। ये चीज है, यही सेम चीज डिवाइड में भी होगी, यही सेम चीज डिवाइड के अंदर भी होती है। क्या होती है कि वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। जैसे मैंने √2 डिवाइड बाय √2 किया, आंसर क्या आया मेरा, 1 आया। 1 क्या है, 1 रैशनल नंबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो इर्रेशनल को मैं अगर दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ूं, चाहे घटाऊं, चाहे गुणा करूं, चाहे कुछ भी करूं, हमेशा मेरा आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी चीजें हैं ये। हाँ, एक चीज और, अब आप एक रैशनल नंबर लो और एक इर्रेशनल नंबर लो। एक क्या लो, रैशनल, और एक लो इर्रेशनल, यानी कि एक परिमेय संख्या लो और एक अपरिमेय संख्या लो। इनको चाहे जोड़ लो, चाहे घटा लो, चाहे डिवाइड कर लो, चाहे गुणा कर लो, हमेशा आपका आंसर इर्रेशनल ही आएगा। हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। आगे बात समझ में, कभी भी इसका आंसर आपका रैशनल नहीं बनेगा, हमेशा इर्रेशनल बनेगा। ठीक है, जैसे √3 + 3 प्लस है, कभी नहीं जुड़ेंगे ये ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। एक चीज रूट में और दूसरी रूट में नहीं है ना, उसको आप कुछ भी कर लो, वो कभी कभी नहीं हो पाएगा आपका। एक रूट में और एक बिना रूट के है, तो वो कभी भी नहीं सॉल्व हो पाएगा, वो इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा। ठीक है, ये आपका इर्रेशनल ही रहेगा हमेशा। तो रैशनल और इर्रेशनल के बीच में आपको रिलेशन समझ में आ गया। ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूं आपको चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। अब क्या रह गया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग करो। हाँ, एक एक चीज और रह गई भी जरूरी, कि पाई की वैल्यू जो है वो रैशनल है कि इर्रेशनल है। आप में से कुछ लोगों को पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और आप कहोगे सर ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, p/q की फॉर्म में है। 22/7, एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर रैशनल नंबर है आपके हिसाब से, लेकिन नहीं, ये गलत है। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 है ही नहीं। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, हम कभी गलत पढ़ते आ रहे हैं? नहीं, आप गलत नहीं पढ़ते आ रहे। पाई की वैल्यू 22/7 आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है। पाई की वैल्यू कुछ और थी, पाई की वैल्यू ये थी, और ये इतनी नहीं है। ये आगे ये मैंने लगाना भूल गया यहाँ पे डॉट, पाई की वैल्यू चलती जाएगी आगे तक। ये एक्चुअल पाई था, और काम आसान हो जाए, जैसे अब तुम ये स्क्वायर पढ़ते हो, πr², 2πr। अब इतनी अगर पाई की वैल्यू लोगे तो कभी तुम्हारा आंसर आ ही नहीं पाएगा, है ना। इसलिए क्या किया, चीजों को आसान करने के लिए एक निकटतम वैल्यू ले ली, एक नियर बाय वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली, कि ये ले लो 22/7, इसका आंसर आ जाएगा आपका। देखो मैं बताता हूं कैसे। कहाँ गया कैलकुलेटर अपना, आप लोगों ने यूज नहीं करना, ठीक है। 22/7, ये क्या आ रहा है देखो, ये आ रहा है कि 14285, है ना। और वो कुछ और ही दिखा रहा है पाई की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू तो पाई की कुछ और ही है। जब 22 में 7 का डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कुछ और आती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम आती है। देखो 3.14, 3.14, आगे बढ़ेंगे तो वो वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम आती है। इसलिए क्या किया कि जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने आसान करने के लिए इसको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली कि 22/7 ले लो। अदरवाइज पाई की वैल्यू बहुत लंबी थी, ये 5 लाख तक ये निकाल रखी है लोग, मतलब किसी ने याद भी कर रखी है इनको। ठीक है, 5 लाख डिजिट तक। ठीक है, ये बहुत आगे तक की बातें हैं,
ये हमारे काम नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ कि पाई की वैल्यू कुछ और ही है, जो लिख रखी है ये है। ये सिर्फ आसान करने के लिए था, ये पाई की वैल्यू होती नहीं थी वैसे। पाई क्या है, इर्रेशनल है, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ना ये कोई टर्मिनेटिंग है, ये बढ़ती जा रही है बिना किसी पैटर्न के। इसका मतलब क्या है, ये इसको ए बाई फॉर्म बी की फॉर्म में या पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इट मीन्स क्या है, ये आपकी इर्रेशनल नंबर है। ओके, ये मैंने बता ही दिया आपको सारा कुछ। क्या, इफ यू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़ लो, घटा लो, गुणा कर लो, भाग कर लो दो इर्रेशनल नंबर को, आंसर कुछ भी आ सकता है आपका, रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। और ऊपर की दो चीजें मैंने पढ़ा दी हैं आपको, नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, कुछ एक ये बातें कर लेते हैं। मैंने एक नंबर लिखा 1 2 4 3 5। देखो मेरी फेस वैल्यू क्या है, मेरी फेस वैल्यू क्या है, मेरी फेस वैल्यू है कि मेरा नाम, आप मेरे को जैसे देखोगे कि हाँ वो अमन सर है या अमन है जो भी है, तो आप जब 5 को देखते हो तो क्या क्या ध्यान में आता है, 5 को देखते हो तो क्या है, 5 को देखते हो तो 5 5 है। आप इस 2 को देखते हो, 2 क्या है, 2 है। आप 3 को देखते हो, 3 क्या है, ये तो 3 है। ये इसकी फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू वो नंबर ही होता है। ठीक है ना, क्या, इट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। मैंने लिखा 1 2 4 5 7, मैंने एक नंबर लिखा 12,457। तो 1 की फेस वैल्यू 1 होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 होगी। ये होती है फेस वैल्यू, यानी कि वो नंबर खुद ही उसकी फेस वैल्यू होती है। मेरा नाम, मेरी शक्ल ही मेरा नाम है, यानी कि मेरे को देखोगे तो अमन ही नाम निकलेगा तुम्हारे मुंह से, वो मेरी फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू पढ़ ली हमने, प्लेस वैल्यू क्या होती है। मैंने एक नंबर लिखा 1 2 4 5 7। अब देखो इसके अंदर प्लेस वैल्यू क्या है, ये है आपका वंस, ये यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैं सबसे पहले पूछूं कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। 7 कौन से नंबर पे है, इकाई, इकाई के स्थान पे, इकाई मतलब वंस के स्थान पे, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। 5 कौन से नंबर पे है, 5 कौन से नंबर पे है, इकाई, दहाई, दहाई यानी कि टेंस पे है, तो 5 टेंस का मतलब 10 यानी कि 50। मैं आपसे पूछूं 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, नॉट फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 2 की 2 है, प्लेस वैल्यू क्या है, मैं आपसे पूछता हूं 2 की प्लेस वैल्यू, तो आप कहोगे सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 2 इंटू 1000, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, उसका प्लेस कौन सा, 1000, 2 इंटू 1000, प्लेस वैल्यू 2000 है। इसका आसान तरीका कुछ भी नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लो, मैंने बोला 2, 2 की जगह 2 लिखो, आगे जहां तक नंबर है उसके ऊपर 0 लगा दो, 1 2 3 डिजिट थे, ऊपर उतने 0 लगा दी, ये लो, ये प्लेस वैल्यू होगी। मैंने एक नंबर लिखा 147243115, इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू, 7 लिखा, 1 2 3 4 5, यानी कि 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, ये लो, ये उसकी प्लेस वैल्यू आ गई। तो कुछ ज्यादा नहीं है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बहुत ही आसान सी चीजें हैं, कोई एग्जाम में नहीं आने वाली। ये मैंने आपको करवाई थ्योरी, बेसिक चीजें, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, ये काम आएगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये चीजें काम आएंगी हमारे। अब इस चीजों के बेस पे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और जो अब आगे हम पढ़ेंगे ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये हमने एक चीज की थ्योरी पढ़ी है ना, कुछ चीज की थ्योरी पढ़नी होती है कि थ्योरी पढ़ ली हमने, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब जितने भी सवाल बनेंगे पेपर में वो टाइप वाइज, जैसे एक दिन हम पढ़ेंगे कि चेंज करना, बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को हेक्साडेसिमल, इस तरीके से, फिर अगले दिन पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फिर ऐसे अलग अलग चलते रहेंगे पार्ट्स। ठीक है, तो चलते रहेंगे और जब तक तुम्हारा पूरा नहीं हो जाता तब तक हम पढ़ते रहेंगे। और मेरा दावा है कि कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी आपकी, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। ठीक है,
तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतने, वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है ये, आज के लेक्चर में इतना ही। कल दोबारा मिलते हैं, ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया।